अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। और जब वो रिजर्वेशन की बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एलिब्रेट भी किया है अपने उस इंटरव्यू में कि हमने सोचा कि अगर हम 40, 45 या 52% लिखते हैं तो हो सकता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 0% हो जाए, यानी कोर्ट खारिज कर दे और फिर कोई सरकार उसको कैरी फॉरवर्ड आगे ना करे। लिहाजा हमने मजबूरी में 27% रखा कि चलो 27% तो पहले मिलने दो। ये है बीपी मंडल की पूरी रिपोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो अनरिटन है, लेकिन जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कई बार कई इंटरव्यूज में, और उनकी रिपोर्ट में भी कुछ जगह इसका मेंशन है। खासकर 27% उन्होंने क्यों किया ये मेंशन किया है अपने पूरे असेसमेंट में। तो उनके पास भी आंकड़ा नहीं था, आज भी आंकड़ा नहीं है। तो ये डेटा पूरी दुनिया में आप देखिए, आजकल तो डेटा एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी में जर्नलिज्म कर रहे हैं वो बोलते हैं अपने को, हमारे समय लोग कहते थे कि ये एडिटर है, एसोसिएट एडिटर है, रिसर्च एडिटर है, ये फीचर एडिटर है, ये न्यूज़ एडिटर है। आजकल कहते हैं आई एम डेटा एडिटर। तो अगर मीडिया के पास डेटा एडिटर आज हो रहे हैं तो हम सरकार, प्रशासन, समाज, राजनीति, उनके पास डेटा क्यों ना हो। तो डेटा कितनी जरूरी चीज है ये इतिहास में देखा जा सकता है, वर्तमान में देखा जा सकता है, एकेडमिक्स में देखा जा सकता है, मीडिया में देखा जा सकता है, हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि अपनी सरकार ने इस पर कभी काम नहीं किया कि जातियों के आंकड़े आप ले रहे हैं, कुछ जातियों के आप ले रहे हैं, SC ST का आप ले रहे हैं ना, हर जनगणना में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आप माइनॉरिटीज कम्युनिटी को ले रहे हैं, तो क्या ऐसा आपके पास आपकी परेशानी है कि डिस्पाइट आपकी ओबीसी को रिजर्वेशन आप दे चुके हैं। SC ST के समय नहीं मिला था, जब उनको मिला तो, लेकिन बाद में आपने दिया। जब 90 में VP सिंह ने अनाउंस किया, उसके 2 साल के बाद आपको देना पड़ा। तो देने के बावजूद आज तक आपने डेटा नहीं दिया कि ओबीसी भारत में कितने हैं, और आपने कभी महसूस नहीं किया, चाहे जितनी सरकारें आई गई इस बीच में। तो मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल साबित होता है कि हमारी सरकार में बैठे जो लोग हैं, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, वो हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में जाति जनगणना हो। अंग्रेज चाहते थे कि जाति जनगणना हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारी कॉलोनी है, हमारा उपनिवेश है, इसको किसी तरह से खुश रखना है, इसका शोषण करना है, अपने मुल्क को समृद्ध करना है, इसकी जो संपदा है उसके जरिए हम इनको खुश रखें। और साथ में उनके अंदर एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़े न्यायप्रिय लोग थे, लेकिन उनको ये लगता था कि इसमें आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो हमको फैसला अपने पक्ष में लेने में आसानी रहेगी, यानी ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में। तो उन्होंने आंकड़े पर काम किया और आंकड़े लाए जातियों के। लेकिन जो लोग बाद में आए उनके दिमाग में क्या था? उनको लगता था कि अब राज हमारे पास आ गया है, तो ये राज हमारे पास ही रहे। इस राज में वो हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं देना चाहते थे। और सच यही है कि इसी की वजह से जाति जनगणना को एक निकृष्ट घटनाक्रम बना दिया गया, एक निकृष्ट चीज बना दिया गया कि हम किसी कीमत पर जाति जनगणना नहीं होने देंगे, और जबरन ऐसा किया गया। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट थे, जो राजनेता थे, जो सत्ताधीश थे, वो सभी एक वर्ग एक वर्ण के थे। न्यायपालिका में भी वही लोग थे और आज भी वही लोग हैं। टॉप जो ब्यूरोक्रेसी है वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। एकेडमिक्स में वही लोग थे, आज भी कमोबेश वही लोग हैं। 2020 तक भारत के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 9 प्रोफेसर केवल थे। यहाँ बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं, बहुत सारे एसोसिएट भी होंगे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 2020 तक इस देश में जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के हैं उसमें केवल 9 कन्फर्म प्रोफेसर थे। प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट थोड़े ज़्यादा थे। आज की तारीख में भी उनकी संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। कुछ 100 प्रोफेसर जरूर हुए हैं, लेकिन परसेंटेज आज भी बहुत कम है। उसका आंकड़ा मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो हमारा आज का विषय नहीं है। तो स्थिति यह है, जुडिशियरी को वो हाल देखते हो, ब्यूरोक्रेसी का वो देखते हैं, एकेडमिक्स का वो देखते हैं। तो
चारों तरफ से ये कहा जाता रहा जब भी जाति जनगणना की बात आती थी नेताओं द्वारा, ओबीसी के, दलित समाज के या पिछड़े वर्ग के अन्य, कि नहीं नहीं ये से तो जात पात फैलेगा। अरे भाई 1931 के बाद इस देश में जातिवार जनगणना नहीं हुई तो क्या जातिवाद और कास्टिज्म जो है कम हो गया? 1931 के बाद तो कोई जनगणना ही नहीं की गई जाति के आधार पर, तो क्या जातिवाद कम हो गया? नहीं हुआ ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लॉजिक बकवास है कि अगर हम जाति की गणना कराएंगे तो जातिवाद फैलेगा। कैसे फैलेगा? एससी एसटी का आप काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये फॉर्मेटिव एक्शन है, आरक्षण का लागू किया है आपने सिद्धांत, तो ये जरूरी है जानना कि कितने परसेंट कब कितनी किसकी संख्या बढ़ रही है और उसके आधार पर चीजें निर्धारित की जाती हैं। लेकिन ओबीसी का आप कराना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हम अपर कास्ट का नहीं कराएंगे, ओबीसी का नहीं कराएंगे। इस देश में ईडब्ल्यूएस का आया 2019 में कानून, जिसे मौजूदा सत्ताधारियों ने पारित करा लिया और उसमें पिछड़े वर्ग के उनके सांसद जो है वो भी सहभागी थे। यह मामला चैलेंज किया गया कोर्ट में और मैंने वो याचिका देखी है जो चैलेंज किया गया था। उस याचिका में बाकायदा दर्ज किया है याचिकाकर्ताओं ने कि डेटा के बगैर आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे कैसे सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं किसी भी उच्च वर्ण की किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, बहुत सारे मित्र मेरे ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। तो आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे रहे हैं लेकिन बगैर किसी डेटा के दे रहे हैं, बगैर किसी आंकड़े के दे रहे हैं। इस आधार पर इसको हरगिज नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने दिया। जबकि मंडल आयोग ने बाकायदे डेटा कुछ इकट्ठा करके तब अपर कास्ट की कुछ जातियों को आरक्षण दिया था। आप लोगों को मालूम होगा कि मंडल आयोग में कई स्थानों पर कई रीजनल बैकवर्डनेस जिन इलाकों में है वहां पर राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। ये मालूम है ना आप लोगों को? मंडल आयोग सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, अपर कास्ट के भी पिछड़े लोगों को उसमें शामिल किया है कई जगहों पर। और आज भी उत्तराखंड के जौनसार बाबर इलाके में जाइए तो आप पाएंगे कि अपर कास्ट के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन पा रहे हैं। और भी कई इलाके हैं, हो सकता है आपके बिहार में भी कुछ इलाके हों, ये भी अद्भुत बात है। तो इतना जुडिशियस थे बीपी मंडल और उनकी पूरी टीम थी कि जहां जरूरत थी वहां उन्होंने किया उनका कि भाई ये बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से भी बैकवर्ड है और शैक्षिक रूप से भी बैकवर्ड है, क्योंकि आरक्षण का आधार हमारे संविधान ने आर्थिक आरक्षण तय ही नहीं किया, सामाजिक और शैक्षिक तय किया। तो लेकिन ईडब्ल्यूएस सिर्फ आर्थिक आधार पर आपने तय किया है और वो आपके पास डेटा नहीं है, तो पूरी तरह गैर कानूनी असंवैधानिक है। लेकिन इस सरकारी फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। कितना ये आश्चर्यजनक है कि देश की सबसे बड़ी अदालत तथ्यहीन, डेटा विहीन एक सरकारी फैसले को 2019 के चुनाव से एंड पहले जो किया गया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और उसके पहले आपको याद होगा 4 साल पहले इसी बिहार में आकर मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। तो बिहार की जनता ने तो उनको जवाब 2015 के चुनाव में दे दिया। लेकिन इसका जो रिएक्शन हुआ कि उनकी पार्टी माने बीजेपी ने 2019 में ईडब्ल्यूएस लाया था कि अपर कास्ट मोबिलाइजेशन किया जा सके और कांग्रेस की तरफ जो अपर कास्ट का एक सेक्शन आ रहा था उसको रोका जा सके, और इसका उनको फायदा मिला। और 2019 में उनको वाकई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत अच्छी सीटें मिली। अपर कास्ट मोबिलाइजेशन प्लस अन्य ओबीसी जातियों का जो समर्थन था, जो जिसके पीछे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, टेम्पल बनाना है वगैरह वगैरह बहुत सारे इशू थे। तो मेरा यह कहना है कि ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बिना किसी कारण, बिना किसी आधार, बिना किसी डेटा के था। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में अगर आप डेटा नहीं जानते, नहीं उपलब्ध कराते, तो ये भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। दोस्तों, जैसा हमारे कुछ अन्य वक्ताओं ने भी कहा, देखिए ये डेटा का सवाल केवल डेटा का नहीं है। डेटा तो आपके पास बिहार सरकार ने लाया है 1 साल पहले, अभी 1 साल करीब होने वाला है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार सामाजिक, आर्थिक
जातिवार सर्वेक्षण किया। कुछ एक उसमें कमियां हैं, वो अगर कमियों को दूर किया होता तो और ज़्यादा ही बेहतर सर्वेक्षण होता, लेकिन फिर भी चूंकि हिंदी क्षेत्र में ऐसा सर्वेक्षण कहीं नहीं हुआ है, इसलिए मैं तो हमेशा उस वक्त भी करता था, आज भी कह रहा हूं कि मैं उसका खैर मकदम करता हूं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कराया, और बीजेपी ने बाई चांस बिहार में उसको इंडोर्स किया, सपोर्ट किया। अब वो उससे कितनी दुखी है वो अलग कहानी है, लेकिन जातिवार सर्वेक्षण बिहार ने कराया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आंकड़ा सामने आ गया, लेकिन आंकड़े अपने आप में वो पर्याप्त नहीं है जब तक कि उनके लिए काम न हो। अगर सिर्फ आंकड़े अगर आपके पास रहेंगे तो वो झुनझुना की तरह केवल बजेंगे, उनसे कुछ निकलेगा नहीं। और एक साल का ये जो दौर है, एक साल के दरमियान मुझे तो ऐसा ही लगा कि बिहार में जातिवार सर्वेक्षण को एक झुनझुना बना दिया गया है, उस पर कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है। अगर आपने इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके आपने आंकड़ा निकाला, तो आपने उसका फॉलोअप क्यों नहीं शुरू किया? आपने कहा कि हम 65% रिजर्वेशन ले जाएंगे। सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल संपदा, संपत्ति और अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी का भी है। आप उसमें आपने कोई काम नहीं किया। अब एक लैंड सर्वे शुरू हो गया, और वो एक समझ में नहीं आता कि उसके पीछे मकसद क्या है। कोई मकसद तो होना चाहिए। सर्वे तो अच्छा है, लेकिन सर्वे किस चीज के लिए? तो क्या बिहार केवल सर्वे की जमीन बन जाएगी और उसकी कोई समीक्षा नहीं, उसका कोई फॉलोअप नहीं, उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं? पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, 65% रिजर्वेशन को। वर्चुअली वो 75% है, क्योंकि 10% EWS भी है। सुप्रीम कोर्ट ने EWS को इलीगल नहीं ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। लेकिन कैसी विडंबना है कि OBC और SC ST के रिजर्वेशन के 60% के आंकड़े को, उसके दायरे को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया, और वो अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। और बिहार सरकार के पास जिस तरह के पैरवीकार हैं, जिस तरह के आर्गू करने वाले लोग हैं सरकार की तरफ से आंकड़ों के पक्ष में, अपने फैसले के पक्ष में, अब वो उनके बारे में मैं क्या कहूं। तो असल कहानी यही है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग आपके नहीं हैं, आपके लोग मीडिया में नहीं हैं, आपके लोग एकेडमिक्स में नहीं हैं, आपके लोग जुडिशरी में नहीं हैं, आपके लोग न्यायपालिका के दूसरे स्तरों में भी नहीं हैं। आपके पास अच्छे एडवोकेट नहीं हैं, आपके पास अच्छे न्यायाधिकर्ता नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएं इस देश में हैं, और उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने सामाजिक आर्थिक बदलाव में आंकड़ों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। बहुत सारे लोग गर्व करते हैं, और बिहार गर्व करने वालों की जमीन है। हम जब यहाँ आए थे नए नए, तो लोग कहते थे कि हमारा स्टेशन सबसे बड़ा देश का है, हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, हमारा पुल जो नया बन रहा है सबसे बड़ा है। कोई टनल भी अगर बन जाती थी तो लोग कहते थे बहुत बड़ा है। तो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करने में बहुत सारे लोग बहुत जो है दिलचस्पी लेते हैं। मैं केवल बिहार को नहीं कहता हूँ, ये यूपी में भी है, मेरे प्रदेश में भी है। अपना बखान अपने खूब करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। अब जम्मू कश्मीर वाले बेचारे क्या बखान अपना करें, वो तो हमेशा उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। शेष भारत बहुत मस्त रहता है, लेकिन सबसे बड़ी टनल दो उनके पास है। देश की सबसे बड़ी टनल उनके पास है, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि हमारे पास सबसे बड़ी टनल है, क्योंकि उनको तो अंधी सुरंग में डाल दिया गया है, पूरे देश को, पूरे समाज को। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था वो ये कि अभी कहा जाता है अपने बिहार में, और बिहार के सबसे टॉप नेता से लेकर सबसे नीचे का एक कर्मचारी भी कहता है कि भारत में सबसे पहला जातिवार सर्वेक्षण कराने वाला प्रदेश